पढ़ रहे थे और जीव द्रव्य तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, 11 बातों को पढ़ लिया था, है ना। केंद्रक झिल्ली के बारे में पढ़ा था, है ना। केंद्रक झिल्ली कर रहा है, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लिया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया था, गोल्गी काय के बारे में पढ़ लिया था, वैकुल्स के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद आप लोग सभी लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, उसमें राइबोसोम के बारे में पढ़ा था, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा था, लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिया था, न्यूक्लियस माने केंद्रक के बारे में पढ़ लिया था, जीव द्रव्य के बारे में पढ़ लिया था। पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे सिलिया और फ्लेजिला के बारे में। किसके बारे में? सिलिया और फ्लेजिला। सिलिया और फ्लेजिला के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे कि ये क्या है, सिलिया और फ्लेजिला के बारे में। कोई दिक्कत है? देखिए आपको हम बता रहे हैं, जरा इसको समझिएगा। ये आउटर पार्ट है, कोशिका के आउटर पार्ट है और बाल जैसी इनकी संरचना है। जैसे मान के चलिए कि ये कोशिका है, ये क्या है? कोशिका है। कोशिका के अंदर में सब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, वैकुल्स, है ना। उसके बाद आपको सेंट्रोसोम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, या जितने भी आप जीव द्रव्य देख रहे हैं वो सब सारे चीज इसमें भरे हुए हैं। क्यों रहते हैं ये सब सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने बता दिया था, है कि नहीं। हमने कहा कि सिलिया और फ्लेजिला जो है एक हेयर टाइप स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? हेयर टाइप, बाल की तरह, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, माने जो आपका बाल है ना, बाल की तरह माने इनका स्ट्रक्चर है। और सबसे जरूरी बात, इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि सिलिया और फ्लेजिला ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। इस बात को एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। कोई दिक्कत? तो निश्चित तौर पर ये कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में। कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले देखें, यह क्या है? आउटर पार्ट है। यह क्या है? आउटर पार्ट। आउटर पार्ट के मतलब क्या हो गया? बाहरी भाग है। और इसमें ये आपको बाल की तरह संरचना इसमें है। कैसी संरचना है? बाहर के तौर पर बाल की तरह संरचना है। कैसी संरचना है? बाल की तरह। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? जैसे लग रहा है कि बाल वगैरह है। कैसे है? बाल वगैरह। और ये क्या करते हैं? इनका बाल की तरह जो है, इसको हम लोग, इस बात को भी हम लोग लिख देंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है सिलिया और फ्लेजिला का, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब तो समझ गए होंगे कि बाल की तरह रचना। कैसी रचना? बाल की तरह रचना है। और इसका काम है कि कोशिका जो हमारे शरीर में है, उन कोशिकाओं को ये हिलने और डुलने में मदद करती है। ये सिलिया और फ्लेजिला क्या करती है? कोशिकाओं को थोड़ा सा मूव में, माने मूविंग करने में, यानी कि हिलने डुलने में ये क्या करती है? मदद करती है। और साथ ही कोशिकाओं में मोशन प्रदान करती है, यानी कि गति प्रदान करती है। मोशन की मीन्स क्या होता है? गति। तो वो क्या करती है? गति प्रदान करती है। और सबसे नॉर्मली चीज आपको याद रखना है कि यह पौधों में नहीं पाया जाता है। यह किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। हम इस बात को जोर देकर के लिखना चाहेंगे कि यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इस चीज को लिखना पड़ेगा, यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। याद रहेगा? यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। याद रहेगा? चलिए, यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। और यह, इसका मुख्य काम क्या है? तो कोशिका को हिलने डुलने में मदद करती है। यह क्या करती है? कोशिका को हिलने डुलने में मदद करती है। कोशिका को हिलने डुलने में मदद करती है। हिलने डुलने में मदद करती है। यानी कि बात करें तो यह मोशन, यह क्या करती है? मोशन, है कि नहीं? मोशन बोले तो यह पौधों में माने यह कोशिका के अंदर में गति प्रदान करती है। यह कोशिका में क्या करती है? गति प्रदान। कोशिका में गति प्रदान करती है। समझ में आ रही है बात? यह कोशिका में गति प्रदान करती है। यह पादप में नहीं पाया जाता है, बल्कि लिख दीजिए इसको, यह पादप में नहीं पाया जाता है। पादप में नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया?
यह पादप में नहीं पाया जाता है, पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसमें होता है क्या कि हमारे शरीर के अंदर में जो कोशिकाएं होती हैं या जंतु के शरीर में जो कोशिकाएं होती है और उसमें अगर कोई पोषक पदार्थ है, वहां पर अगर कोई पोषक पदार्थ है तरल अवस्था में, किस अवस्था में है, तरल अवस्था में, तो उन पोषक पदार्थों को भी यह चूस लेती है। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, उन पोषक पदार्थों को भी क्या कर लेती हैं, चूस लेती हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये इसका महत्वपूर्ण काम है, किसका, सिलिया और फ्लैजिला का। अब इसमें देखिए हम इसको कैसे लिखें कि कोई भी पोषक पदार्थ अगर तरल अवस्था में, और बढ़िया कलम नहीं है, कोई भी पोषक पदार्थ लीजिए ना तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है तो वो उनको चूस लेती है। उनको क्या करती है, ये चूस लेती है। आ गया समझ में। उनको क्या करती है, वो चूस लेती है। आप देखिए यानी कि आप कुल मिला जुला करके इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि सिलिया और फ्लैजिला जो है यह कोशिका का क्या है, आउटर पार्ट है। क्या यह कोशिका के अंदर में है, कहाँ है, कोशिका के बाहर में। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा कि यह सिलिया और फ्लैजिला क्या है, कोशिका का आउटर पार्ट है और इसका मुख्य काम क्या है, मूवमेंट करना। क्या करना, मूवमेंट करना। और क्या काम है, फीडिंग करना, क्योंकि चूस लेती है। तरल अवस्था में पोषक पदार्थ को क्या कर लेती है, उनको चूस लेती है, यानी कि फीड कर लेती है। तो इसका मुख्य काम है, आप इसके बारे में सिलिया फ्लैजिला में जान लीजिए कि यह कोशिका के आउटर पार्ट है। इसका काम है मूवमेंट करना, कोशिका को हिलने डुलने में मदद करना। देखिए इसी की वजह से आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यह जब कोशिका को गति प्रदान करता है तो हमारे शरीर से जो शुक्राणु निकलते हैं, हमारे शरीर से, पुरुषों के शरीर से जो शुक्राणु बाहर निकलते हैं, यानी कि जो स्पर्म बाहर निकलते हैं, उसको आगे बढ़ने, उसको जैसे देखिए शुक्राणु का काम क्या है कि जितना जल्दी हो सके अंडाणु के साथ संपर्क बना लेना। तो उसके लिए क्या होते हैं, इन लोगों में एक प्रतियोगिता होती है। बहुत सारे स्पर्म जब हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं तो सारे स्पर्म जाना चाहते हैं किसके पास, शुक्राणु के, अंडाणु के पास। किसके पास, अंडाणु के पास। तो उसमें क्या होता है, उन लोगों के पास तक जाने में, चूंकि अंडाणु में गति होती नहीं है, वो तो एक स्थान पर एकदम स्थिर खड़े रहते हैं, और उस समय क्या होता है, शुक्राणु ही, स्पर्म ही ना गति प्रदान करता है, स्पर्म ही ना उनके पास जाता है। तो उन स्पर्म में जो गति की प्रदान करने की जो बात होती है, वह गति प्रदान इसी के माध्यम से होता है, सिलिया और फ्लैजिला के माध्यम से। आ गया समझ में। तो इस बात को रखिएगा ध्यान में कि यह कोशिका में गति प्रदान तो करता ही है, यह स्पर्म में शक्ति प्रदान करता है। यह स्पर्म में शक्ति प्रदान करता है, याद रहेगा, शक्ति प्रदान करता है। और इसी की वजह से है ना, वह क्या होता है, स्पर्म आगे बढ़ता है, ताकि स्पर्म क्या हो, ताकि स्पर्म आगे बढ़े, ताकि स्पर्म क्या हो, आगे बढ़े। देखिए सिलिया और फ्लैजिला में जो बड़ा होगा, जो जैसे देखिए ये तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर की तरह, तो आप इसको समझ लीजिए, जैसे जो फ्लैजिला होगा वह बाल बड़ा होगा और जो सिलिया होगा वह क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि हेयर लाइक में आप समझ लीजिए कि फ्लैजिला जो है वह बड़ा होगा, किससे, सिलिया से। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो उसमें भी कुछ रोए, कुछ हेयर बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। बड़े हेयर को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैजिला, और छोटे हेयर को क्या कहेंगे, सिलिया। क्लियर हो गए, यहां तक में कोई दिक्कत। इसका मुख्य काम क्या है, गति प्रदान करना है ना, स्पर्म को भी गति देता है ताकि वह अंडाणु तक आसानी से पहुंच सके। बात समझ में आ गई। ताकि जीवों का विकास, अगर स्पर्म तक नहीं पहुंचेगा तो जीव का उत्पत्ति होगा, नहीं हो पाएगा। फिर बात सीधा बढ़ जाइए, समझ में आ गई बात। इसलिए सिलिया और फ्लैजिला का होना हमारे कोशिकाओं के आउटर पार्ट में बहुत जरूरी है। और यह किस में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में, यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्लास्टिड के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ लेते हैं, प्लास्टिड। इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में लवण। क्या कहते हैं, लवण। और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लास्टिड। समझ में आ गया बात है।
क्या कहते हैं? प्लास्टिड। तो जिस तरह से यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो लवक जो है वह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक हम लोगों के शरीर में नहीं पाया जाता। आपने कभी सुना है हरित लवक हम लोग में पाया जाता है? वह किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधे में, ताकि पेड़ तनों का रंग या है ना, हम लोगों के हरित लवक में क्या होता है, तना या पत्ती का रंग हरा होता है, हरित लवक की वजह से ना होता है। तो हम लोगों में थोड़ी लवक पाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही हो गया कि लवक जो है यह पाया जाता है ओनली प्लांट में, ये सिर्फ पाया जाता है जंतु में, एनिमल में, और ये सिर्फ पाया जाता है प्लांट में। आ गया समझ में? यह सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्लांट में। और याद रखिए, यह आपसे पूछा जाएगा कि पौधों में, पादपों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपको बताना होगा प्लास्टिड, है कि नहीं? कि क्या बताना होगा? प्लास्टिड। जबकि हम लोगों के अंदर में सबसे बड़ा क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। सबसे बड़ी कोशिका की सबसे बड़ा अंग क्या है हम लोगों के जंतु कोशिका में? केंद्रक। और इन लोगों में सबसे बड़ा अंग क्या है कोशिका का? लवक। कौन है? लवक। तो ये पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा? पूछा जाएगा। इसको याद रखिएगा, कोई दिक्कत है? लवक 3 तरह का होता है। इसमें कितना तरह का होता है? 3 तरह का। 3 तरह का लवक कौन कौन है, इसको जरा समझ लीजिए। सबसे पहला लवक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स हरित और प्लास्ट मीन्स लवक, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? हरित लवक। क्या कहेंगे इसको? हरित लवक। तो याद ही रहेगा ना कि हरित लवक जो होता है वह सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्लांट में। किसमें पाया जाता है? प्लांट में। क्या यह जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। क्या जंतु कोशिका में रहेगा? हरित लवक का क्या काम है जंतु कोशिका में? समझ आ रही है बात ना? तो क्लोरोप्लास्ट पहला क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के ही वजह से क्या होता है? हरा टाइप का दिखाई देता है आपको पत्ती और तना। तो पत्तियों और तनों का रंग हरा किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। इसके अंदर में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? और नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको जब हम आपको पढ़ाएंगे कौन सा चैप्टर, आपको जब हम पढ़ाएंगे क्या चीज, प्रकाश संश्लेषण, उसमें और बढ़िया से इसका हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है ना? फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस में और बढ़िया से इस पर जिक्र होगा, समझेंगे? 10 क्लास के पहला चैप्टर में आपको इसको पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस के बारे में। समझ में आ रही है बात ना? ये तो 9th क्लास का चल रहा है, 10 क्लास में आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है बहुत बढ़िया से। तो फोटोसिंथेसिस में जब पढ़ाएंगे तो हरित लवक में भी आपको पूरा एकदम हम अंदर घुसा करके लेके चले जाएंगे, और वहां से हम कैसे धातु निकालेंगे, कैसे हम लोग क्लोरोफिल निकालेंगे, है ना, सारा चीज उसमें हम लोग आपको बताएंगे। ग्राना वगैरह सब सारा चीज जो है उसमें हम लोग बताएंगे। अभी आपको यही पढ़ना है कि हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में और तनों में। इसी की वजह से है ना, पत्तियों और तनों के रंग कैसे होते हैं? हरा। इसका काम है, लवक का काम ही है कुछ न कुछ रंग प्रदान करना, समझे कि नहीं? और इसका मुख्य काम क्या है? तो देखिए, हरित लवक की ही वजह से भोजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण। तो इसका मुख्य काम है भोजन का निर्माण करना। क्या करना? भोजन का निर्माण करना। क्लियर हो गए? इसका मुख्य काम क्या है? भोजन का निर्माण करना। दूसरा जो हम लोग प्लास्ट पढ़ेंगे, लवक पढ़ेंगे, दूसरा लवक जो होगा उसको हम लोग कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट। जल्दी जल्दी बोलिए, कौन सा प्लास्ट पढ़ेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। तो देखिए, ल्यूको मीन्स क्या होता है? अवर्ण, जिसका कोई वर्ण नहीं है, जिसमें कोई रंग नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवर्णित। क्या कहते हैं? अवर्णित। और लवक को क्या कहेंगे? प्लास्ट मीन्स क्या होता है? लवक। अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। तो अवर्णित लवक का क्या काम है? तो इसका काम है भोजन संग्रह करना। जैसे भोजन का निर्माण हो गया तो भोजन को एक जगह पर रखना। तो भोजन का रख रखाव कहाँ होगा? तो भोजन का रख रखाव जड़ में होगा। जड़े को हम लोग क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, है ना? समय आने पर जब पतझड़ का मौसम आ जाता है तो पतझड़ के मौसम में जब सारी पत्तियां गिर जाती है पेड़ों की, उस समय जो भोजन होता है, तो यह जो भोजन संग्रह है जड़ के रूप में, वहां से इन लोगों का पेड़ पौधे का भोजन
है ना, माने भोजन निकलता है और वो लोग भोजन करते हैं और अपना वृद्धि अपना विकास करते हैं। आ गया समझ में। और इसका कोई रंग नहीं होता है, कलरलेस होता है, अवर्णित लवक। अवर्णित लवक का मतलब क्या, कोई रंग नहीं, कोई वर्ण नहीं। आ गया समझ में। और तीसरा जो हम लोग प्लास्ट पढ़ेंगे, तीसरा जो लवक पढ़ेंगे वह लवक होता है क्रोमोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट बोले तो वर्णित लवक, वर्णी लवक, वर्णित लवक, यानी कि रंग के बारे में, इसके बारे में, रंग के बारे में, इसका काम ही है रंग प्रदान करना। आप देखिएगा, रंग प्रदान करना, जैसे आप कभी कभी देखते हैं गाजर का रंग, टमाटर का रंग लाल होता है कि नहीं होता है। आप देखिएगा मैंने फलों का रंग पीला हो जाता है। तो आखिर ये पीलापन, ये लालापन, गाजर वाला कलर, ये किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मीन्स होता ही है वर्णित लवक। वर्णित लवक का काम है रंग प्रदान करना। क्या करना, रंग प्रदान करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि गाजर, गाजर का रंग जो हल्का लाल टाइप का होता है, देखे कि नहीं देखे हैं, देखे हैं कि नहीं देखे हैं गाजर। तो गाजर का रंग जो हल्का लाल टाइप का होता है वह किसकी वजह से होता है, तो कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से, कैरोटीन की वजह से। याद रहेगा, किस वर्णक की किस क्रोमोप्लास्ट की वजह से, तो कैरोटीन की वजह से। क्लियर हो गया। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा कि चुकंदर, चुकंदर का जो कलर होता है, चुकंदर का जो कलर होता है वह किस माने किस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है या किसकी वजह से होता है, तो क्या बताइएगा, बीटानोन की वजह से। किसकी वजह से, बीटानोन की वजह से। इसको याद रखिएगा सबको, समझ रही है ना। जैसे गाजर का कलर कैरोटीन की वजह से, चुकंदर का कलर बीटानोन की वजह से। किसकी वजह से, बीटानोन। आपसे कोई पूछेगा कि टमाटर का रंग लाल होता है किसकी वजह से, तो क्या बताइएगा, टमाटर का रंग जो है सब लाल होता है किसकी वजह से, लाइकोपिन की वजह से। किसकी वजह से, लाइकोपिन की वजह से। याद रहेगा। इसी तरह से आपसे हम लोग पूछ दिए कि फलों का रंग पीला, फलों का रंग कैसा, पीला। पीला किस कलर से होता है, फलों का रंग जो हो जाता है पीला। आप देखे हैं ना, पेड़ पौधे में जब कोई फल पक जाता है, अमरूद पक जाता है, कैसा टाइप हो जाता है, पीला। तो वो किसकी वजह से होता है, जेंथोफिल की वजह से। किसकी वजह से, जेंथोफिल की वजह से। अब आ रहा है समझ में। तो यह पेड़ पौधों से निकलने वाले जो लवक होते हैं, जिसमें पहला है क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से भोजन का निर्माण होता है। दूसरा है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ये अवर्णित लवक कहलाता है, जो जड़ और मूल में होता है, जहां पे भोजन संग्रह होता है और समय आने पर उसी भोजन का प्रयोग किया जाता है पेड़ पौधों के। मैंने पेड़ पौधों, आज भी देखिए ना, जड़ के रूप में हम लोग जो गाजर खाते हैं, है कि नहीं, वह क्या है, वो मैंने भोजन ना है एक तरह से। तो क्या है भोजन, क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक क्या करता है, रंग प्रदान करता है। क्या करता है, रंग प्रदान। तो ये जो लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, किसमें पाए जाते हैं, प्लांट में। इसमें प्लांट में। और सिलिया फ्लिजला कहाँ पाया जाता है, तो यह सिर्फ पाया जाता है आपको जंतु कोशिका में। कहाँ पाया जाता है, जंतु। और ये पाया जाता है पादप कोशिका में। क्लियर हो गए, आ गया समझ में। यानी कि आप लोग 13 पॉइंट तक आप लोग इस बात को बढ़िया से समझ लें। अब हम लोग आगे जाते हैं। देखिए, आपने अभी पढ़ा कि कोशिका, कोशिका है ये, और कोशिका के अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है। पढ़े कि नहीं पढ़े। और यह न्यूक्लियस एक तरह से कहेंगे कि यह ब्रेन ऑफ सेल है, मैंने कोशिका का एक तरह से ब्रेन है। आखिर इस न्यूक्लियस में आखिर होता क्या है, तो देखिए, सबसे पहला चीज होता है, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं 14वां नंबर पर, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम, या इसी को कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र है कि नहीं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। समझे कि नहीं। देखिए, जब आप कोशिका के न्यूक्लियस में जाइएगा, यानी कि केंद्रक में जाइएगा, और केंद्रक का ऑपरेशन कर दीजिएगा, मैंने केंद्रक को पूरा उघाड़ उघाड़ के देखिएगा, तो आपको जो है इस स्ट्रक्चर का, देखिए देखिए ध्यान से, इस स्ट्रक्चर का देख रहे हैं ना,
इस स्ट्रक्चर का, बात समझिएगा, 46 गो गुणसूत्र आपको दिखाई देगा। कितना? 46 गुणसूत्र। कितना गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र। बात समझ आ रही है? फिर से समझिए, जब आप कोशिका के, मान लीजिए कि कोई एक कोशिका ले लीजिए, ठीक है, एक कोशिका लिए, उसके अंदर में जाइएगा तो कहाँ चले जाइएगा? केंद्रक में, न्यूक्लियस में चले जाइएगा। बाकी घटाइए, अब न्यूक्लियस को फाड़ फोड़ दीजिए, न्यूक्लियस का चिथड़ा उड़ा दीजिए। बात समझ आ रही है? तो जब उसको आगे बढ़िएगा तो उस न्यूक्लियस में इस स्ट्रक्चर का, ऐसी बनावट का 46 को आपको गुणसूत्र दिखाई देगा। कैठो? 46। आ रहा है समझ में? मानव में अगर देखिएगा तो 46 को आपको नजर आएगा। उस 46 गुणसूत्र वहां पर मौजूद है। यह जोड़ों में रहते हैं। तो हम लोग कितना जोड़ा कहेंगे? 23 जोड़ा। और सिंगल में कहेंगे तो कितना कहेंगे? 46। इसको जोड़ा में ही क्यों कहते हैं और जोड़ा में ही क्यों रहता है? जब संख्या इसकी 46 है तो 23 जोड़ा क्यों कहते हैं? तो देखिए, हमारे शरीर का अधिकांशतः पार्ट जोड़ों में होता है। जैसे हाथ जोड़ा में है, आंख जोड़ा में है, नाक जोड़ा में है, जबड़ा जोड़ा में है, कान, भौं, देख रहे हैं ना सब? आप देखिए इसको, आप देखिए फेफड़ा है ना, किडनी देखे है ना, हर चीज आप देखिए, मैंने सारा चीज, वृषण सब जोड़ा में, पैर जोड़ा में, देख रहे हैं ना, पीठ भाग 2 पार्ट में बटा हुआ है। बात समझ आ रही है ना? तो हर एक पार्ट का, दिल भी जिसे जो बना हुआ हार्ट, उसका भी 2 टाइप का है, इधर इधर जोड़ा में ही। किस तरह से? जोड़ा में। आप देखिएगा कि अधिकांशतः पार्ट हमारे शरीर का किसमें है? जोड़ा में है। किसमें है? जोड़ा में है। जैसे आपका अंडाणु जोड़ा में है कि नहीं? तो ये जोड़ों में ही पाए जाते हैं। तो या तो इनको कहिए, मानव की हम बात कर रहे हैं, तो मानव में 23 जोड़ा में गुणसूत्र होते हैं। संख्या बोलिएगा तो कितनी संख्या में होते हैं? 46 की संख्या। कहाँ देखने से मिलता है? जब आप केंद्रक के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में पहुंचते हैं तो कैठ हुई दिखाई देगा? 46 की संख्या। कैसा स्ट्रक्चर होगा? तो जो हम अभी बोर्ड पर बनाए हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जो हम इतना बड़ा बना करके आपको हम दिखा रहे हैं। क्लियर हो गया? बोलिए ना जी। तो आपसे कोई पूछेगा कि गुणसूत्र कहाँ उपस्थित रहता है, तो केंद्रक में उपस्थित रहता है। केंद्रक में उपस्थित रहता है। क्या नहीं बोल सकते हैं? गुणसूत्र कहाँ उपस्थित रहता है? केंद्रक में। जब इस गुणसूत्र को भी फाड़िएगा, छिड़िएगा, तो इसमें से क्या क्या चीज निकलेगा? इसमें से आपको निकलेगा डीएनए, आरएनए, समझ में आ रही है ना बात है, और जीन, समझ में आ रही है? इसको जैसे इसको आप खींचिए, तो खींचिएगा तो इस टाइप से स्ट्रक्चर का निकलेगा, डीएनए का रहेगा। आप खींचिए तो आप पतला होगा तो आरएनए, उन लोगों के बीच में जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा? जीन। क्या हो जाएगा? जीन। यानी कि उसमें आपको मिलेगा कहाँ? गुणसूत्र के अंदर में। यानी कि इसके अंदर में डीएनए, आरएनए, जीन, इसको हम पढ़ाए भी होंगे और नहीं भी पढ़ाए होंगे तो आपको हम बाद में पढ़ा देंगे। जो बच्चे नए होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो डीएनए, आरएनए खूब बढ़िया से आप लोगों को पढ़ा देंगे। डीऑक्सीराइबोक्सिलिक न्यूक्लिक एसिड, राइबोक्सिलिक न्यूक्लिक एसिड, जिन के बारे में सारा चीज को एकदम बहुत बढ़िया से एक एक वो चीज को पढ़ा देंगे कि ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। जब जोड़ों में रहते, देखिएगा आप एक चीज का गौर कीजिएगा, महिला या पुरुष, आप बच्चा या बच्ची, 10 वर्ष के लड़का या लड़की को ले लीजिए, समझे कि नहीं? 10 वर्ष का लड़का या लड़की देखने में एक समान लगेगा, उसमें आप विभेद नहीं कर सकते हैं कि कौन लड़का है या कौन लड़की है। जब वो बड़ा होते हैं तब उनके बॉडी स्ट्रक्चर से हम लोग पता चलाते हैं कि ये लड़का है या लड़की। लेकिन 10 वर्ष के लड़का या लड़की में, 8 वर्ष के लड़का या लड़की में पता चलेगा कि कौन लड़का है या कौन लड़की है? से सारा चीज सेम होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो मेल में, मेल और फीमेल दोनों का हम चर्चा कर रहे हैं। मेल में देखिए, जब 46 गुणसूत्र होता है तो 44 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र मेल में भी और 44 गुणसूत्र फीमेल में भी, समझ आ रही है ना? एकदम सेम टाइप का होता है। एकदम गुणसूत्र क्या होता है? सेम टाइप का, सेम टाइप का, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। 44 गुणसूत्र या मेल का हो या फीमेल का हो,
जैसे देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि फीमेल का हाथ अलग होता है और मेल का हाथ अलग रहता है? क्या आपका हाथ मैंने ओकरा में 10 गो उंगली रहता है क्या हाथवा में? ऐसा नहीं ना है जी, दोनों का सेम रहता है। आंख लड़का लड़की का दोनों का सेम है ना? नाक दोनों का सेम है, ओठ दोनों का सेम है ना? भौं दोनों का सेम है, कान दोनों का सेम है ना? ब्रेन दोनों का सेम है। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो 44 जो गुणसूत्र होते हैं मेल और फीमेल में सेम होते हैं, लेकिन जो जनन अंग वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वह मेल में 2 को जो जोड़ा होता, माने एक जोड़ा, यानी एक जोड़ा में क्या को 2, यानी कि जो 2 बच गया उसमें मेल में अगर आप जाइएगा तो मेल में अलग अलग प्रकार के 2 क्रोमोसोम होते हैं जिसका नाम है एक्स और वाई, एक्स और वाई। और फीमेल में जब जाइएगा तो 2 ठो होता है सेम सेम, दोनों एक्स और एक्स। बात समझ आ गई ना? यानी कि आप इसका मतलब क्या समझ लिए कि फीमेल के पास 44 और 44 जो मेल के पास है, जो फीमेल के पास है, दोनों 44 वुमन यानी कि 22 जोड़ा सेम सेम दोनों में। सिर्फ एक जोड़ा क्रोमोसोम ही लड़का और लड़की को आगे माने बदल कर रख देता है। जो जनन माने हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे जब हम आपको अर्धसूत्री विभाजन एक चैप्टर है मियोसिस, जिसके जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बता देंगे कि किस स्थिति में लड़का जन्म लेता है, किस स्थिति में लड़की जन्म लेता है, किस स्थिति में आदमी थर्ड जेंडर में बदल जाता है। बात समझ रहे ना? वो हम एक अलग चैप्टर ही है अर्धसूत्री विभाजन, उसमें हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं इस चीज को। अभी आपको जानना है कोशिका में कि गुणसूत्र जो होता है वह केंद्रक में उपस्थित होता है, और उस केंद्रक में वह 46 गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ा में मानव में, और हर जंतु में अलग अलग तरह के गुणसूत्र होते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे 44 सेम है, ये अलग अलग है, जो सेम है उसको क्या कहते हैं? ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। आज जो ये भिन्न टाइप का है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओलोसोम। और इन दोनों को आपस में जब हम करवा देंगे तो चैप्टर का नाम हो जाएगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। वहां पर हम क्लियर कर देंगे। जैसे देखिए, बाल बच्चा होने में, लड़का या लड़की होने में फीमेल का कोई रोल नहीं, लड़का या लड़की होने में फीमेल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि फीमेल में मात्र एक ही तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स एक्स। और यहाँ पर देखिए, पुरुषों में जो लास्ट वाला जोड़ा है वो अलग अलग टाइप का होता है, एक तो एक्स होता है, एक तो वाई होता है। अगर किसी पुरुष का अगर एक्स निकल करके इन दोनों में से किसी के साथ अटैच कर दिया तो सेम सेम हो जाएगा, है कि नहीं? और वाई निकलेगा तो वाई एक्स से या ई एक्स से करेगा तो अलग अलग हो जाएगा। तो अलग होने पर क्या, सेम सेम होने पर क्या, ये सब अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इतना जानिएगा, है ना, कि आपको लड़का या लड़की होने में, है ना, कहीं भी पुरुषों का ही स्पर्म तय करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। लड़कियों का इसमें कोई रोल नहीं है ना, कि ये सिर्फ लड़की ही जन्म दे रही है या सिर्फ लड़का ही जन्म दे रही है। यह आप माने पुरुषों पर डिपेंड है। जैसे कभी कभी आप नहीं सुनते हैं कि कोई लड़की शादी विवाह करके जाती है, उसको माने 2-3 बच्चियां हो जाती है तो सास जो है बहुत गाली गलौज करते हैं कि खाली लड़की जन्म हो रहा है इससे। अरे भैया, वो कमी आपके बेटे में है, वो कमी क्या है भैया? जब ये निकल रहा है, सेम निकल रहा है तो क्या करेगा वो, है कि नहीं? अलग अलग निकलेगा तब तो सब जानिएगा आप, है कि नहीं? और सूत्र विभाजन पढ़ाएंगे चैप्टर तो उसमें बता देंगे, और बढ़िया से क्लियरिटी से एक एक चीज बताएंगे, एक एक मैंने कैसे प्रजनन, मैंने सारा चीज हो जाएगा वहां पर, है कि नहीं? अभी आप इतना बात को समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक हो गया तो हम आगे बढ़ जाएं। तो अब आप कुल मिलाकर के देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है कि सबसे छोटा अंग है, तो क्या आंसर रहेगा? यह सबसे छोटा इकाई है, अंग नहीं है। क्योंकि कोशिका अगर सबसे छोटा अंग होता तो उस कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर में ई अंग है, ई अंग है, ई अंग है, ई अंग है, सब तो अंगे है ना। तो यह छोटा अंग नहीं है, यह इकाई है। तो सर इकाई में क्या अंतर है? तो इकाई का मतलब हो गया, जब पता लगाया गया कि कौन ऐसा हमारे शरीर में अंग है जो हर तरह के काम स्वयं से कर लेता है, उसको किसी से ऐंचा पैंचा लेने की जरूरत नहीं हो, दिल को देखा गया। तो दिल कहा कि हम सिर्फ ब्लड को
सर माने ब्लड को आगे पीछे करेंगे, शुद्ध करेंगे, भगा देंगे, हम सांस नहीं ले सकते, है ना, हम जो है से माने नए अंगों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो शरीर का हर अंग सिर्फ वह अपने काम में दक्ष था, लेकिन कोशिका एक ऐसा अंग था जो अपने काम में नहीं बल्कि कोशिका को किसी भी काम करने के लिए किसी दूसरे अंग की जरूरत नहीं थी। कोशिका सिर्फ अपने अंगों का इस्तेमाल करके हर वो काम कर रहा था जो एक शरीर को करना चाहिए, जो एक जीव को करना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? जो एक जीव को करना चाहिए। सांस लेना तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, उस ऊर्जा का परिवहन करके एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो गोल्जी बॉडी का काम है। पानी संचरित रखने का काम वैकुल्स का काम है कि नहीं? कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सो उसको शक्ति बने आंतरिक कंकाल से उसको एकदम बने बनाए हुए हैं। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण, सब तो इसमें काम करने वाले पूरा माने एक ऐसा कोशिका ही एक ऐसा जीव निकला हमारे शरीर में जो हर काम अपने आप से कर रहा था और इसको किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं थी। और अन्य जितने भी अंग थे, चाहे वो आंख हो, कान हो, नाक हो, जीभ हो, जितना भी अंग था, वो सारे अंग अपने अपने काम में दक्ष थे, बाकी सभी कामों में वो दक्ष नहीं थे। तो सभी कामों में दक्ष कौन था? कोशिका। और यह हमारे शरीर का सबसे छोटा दिखाई दे रहा था, इसीलिए कहा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो सभी कार्यों में निपुण है वह है कोशिका। इसीलिए हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई के तौर पर कोशिका को रखा गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि हमारा शरीर किस चीज से बना है, तो कोशिका से बना है। किसी से बना है? कोशिका से। और यही कोशिका बहुत ज्यादा संख्या में हो जाएंगे तो एक बॉडी का निर्माण कर देंगे। क्या चीज का निर्माण कर देंगे? बॉडी का। समझे कि नहीं? एक शरीर का निर्माण करेंगे और शरीर है ना वो कार्यान्वित करेंगे। ये है कोशिका। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब आपको जो है से कोशिका के सारे अंग यहीं पे समाप्त हो गए। समझे कि नहीं? लेकिन आप ये पूछ रहे थे उस समय से कि सर एनिमल जो प्लांट, एनिमल सेल जो हुआ और प्लांट सेल है, इसमें क्या अंतर है? और एक चीज आप और आपको हम बताए थे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दोनों को हम समझा देंगे। बोले हैं कि नहीं बोले? तो जरा सा इसको समझ लेते हैं, फिर सेल के प्रकार माने जो सेल का प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कोशिका के प्रकार में को जंतु कोशिका को, पादप कोशिका को समझ लेते हैं। एगो कोशिका के प्रकार में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को समझ लेते हैं। अगर ये दोनों समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अंग हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। समझ में आ गई बात? तो आप याद रखिएगा, कोशिका क्या पूछेगा? कोशिका, कोशिका क्या है आपका? हम अगर ये देखें तो आंसर में सबसे छोटा अंग लिखें या सबसे छोटी इकाई लिखें? क्या लिख दे बताइए? सबसे छोटी इकाई। और क्यों है आपको समझा दिए हैं बढ़िया से। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर इसको समाप्त करें। तो यहाँ तक ये हो गया और तुरंत हम समझा रहे हैं, अभी तुरंत हम समझा रहे हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर।